हेलो एंड स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे OTC 123 पे। आज के इस वीडियो में हम लोग BCEC के सिलेबस के बारे में जानेंगे और सिर्फ केमिस्ट्री के सिलेबस जानेंगे। बाकी फिजिक्स और बायोलॉजी का सिलेबस आपको बताया जा चुका है। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में सबसे पहले चैप्टर जो है वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री होता है, जिसमें हम लोग मोल कंसेप्ट वगैरह पढ़ते हैं, जो कि आपको एक बेस बना करके केमिस्ट्री का तैयार करके आपको देता है। इसको पढ़ने के बाद आप केमिस्ट्री के बेस आपको समझ में आ जाता है, जो आपके आगे के चैप्टर में काफ़ी सहायक होता है, जो आपको आगे का चैप्टर पढ़ने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और आपको काफ़ी हेल्प करता है। सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यह एक ऐसा चैप्टर है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ाया जाता है। ये अगर आपको फिजिक्स में पढ़ाया जा रहा है तो आप केमिस्ट्री में स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर रिवीजन करने की सिर्फ ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं तो आपको फिजिक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट सेम ही है दोनों जगह। सिर्फ मतलब आपको रिवीजन हो जाएगा, आप एक जगह पढ़ते हैं अच्छे से। तो नेक्स्ट चैप्टर है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसको आप लोग पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं और पढ़ते भी हैं, क्योंकि ये एक इनऑर्गेनिक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको बेस बनाता है। ये चैप्टर और केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर होता है, ये दोनों मिल करके आपको बेस तैयार करके देता है इनऑर्गेनिक के लिए, जो आपको आगे इनऑर्गेनिक समझने के लिए। वैसे तो न्यू जो NCERT है उसमें बहुत सारा चैप्टर हटा दिया है, लेकिन आपके BCEC के सिलेबस में सारे चैप्टर हैं जो भी ओल्ड NCERT के हैं। तो आपको सारे चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, एक भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि नई NCERT के अकॉर्डिंग ये गैसियस स्टेट जो है, जिसमें लिक्विड और गैस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और सॉलिड के बारे में, इसको हटा दिया गया है। ये इसलिए भी हटाया है क्योंकि ये चैप्टर जो बायल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है और गै लुसाक एवोगाड्रो लॉ वगैरह सब, ये सब चीज़ फिजिक्स में पढ़ाया जाता है आपको। इस वजह से केमिस्ट्री में इन सब चैप्टरों को हटा दिया है। लेकिन BCEC बोर्ड क्या किया हुआ है कि अभी तक इन सब चैप्टरों को रखा हुआ है। तो आप इन सब चैप्टरों को स्किप नहीं कर सकते हैं। आप इन सब चैप्टरों को छोड़ के एग्ज़ाम में नहीं जा सकते हैं। अगर इन सब चैप्टरों को छोड़कर अगर आप एग्ज़ाम में चले जाते हैं तो आप इनके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और इनके क्वेश्चन आते हैं। इस साल भी इनके क्वेश्चन थे। आगे अगर BCEC बोर्ड अपडेट करता है सिलेबस को तो उसके हिसाब से देखा जाएगा इन चैप्टरों को रख रहा है या हटा रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो कि आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है और केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे हम फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स को नहीं एक साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो साइन वगैरह होता है थोड़ा सा अलग होते हैं। केमिस्ट्री में अलग होता है और फिजिक्स में अलग होता है, तो आपको टोटली डिफरेंट होता है। काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है BCEC के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से अगर एक बार समझ लिए तो। अगर नहीं समझे तो यहाँ पे इतना कंसेप्चुअल चैप्टर है कि आप इसमें थोड़ा सा भी अपने तरफ से नहीं बना सकते इसको। अगर आपको नहीं आता है मतलब नहीं आता है। इक्विलिब्रियम है, ये भी बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है लेकिन ईजी है। थर्मोडायनेमिक्स से ये ईजी चैप्टर है। अगर आप एक बार pH वगैरह निकालना समझ गए, साल्ट एनालिसिस समझ गए, इस चैप्टर से साल्ट एनालिसिस से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अगर एक बार बनाना समझ गए तो ये चैप्टर इतना ईजी हो जाएगा कि आप दूसरे किसी को समझा देंगे काफ़ी आसान तरीक़ा से। नेक्स्ट चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। ये छोटा सा चैप्टर है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। बैलेंसिंग करने के लिए तो आप अगर जाएंगे प्रोसेस से तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिनिमम 2 से 3 मिनट लग सकता है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको 1 मिनट मिलेगा। तो इसका एक ट्रिक होता है जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करके अगर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो आपको 30 सेकेंड भी बहुत ज़्यादा लगने लगेगा। नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हुआ है, हाइड्रोजन और एस ब्लॉक को NCERT से न्यू NCERT में नहीं दिया गया है। न्यू NCERT से हटा दिया गया है, लेकिन ओल्ड NCERT में था। और हमारा BCEC बोर्ड अभी भी ओल्ड NCERT को फॉलो कर रहा है। अभी न्यू में 2025 के लिए अगर नोटिफिकेशन देता है और इन सब चैप्टरों को हटाता है तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड। ये इसको ऐड किया हुआ है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा न्यू लगेगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा इसको। ये न्यू ऐड किया हुआ है जो कि बहुत अच्छा है, और इसको पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है। उसके बाद से है सम P ब्लॉक एलिमेंट्स। P ब्लॉक टोटली 11th में 2 ब्लॉक दिया गया है, 13 और 14। बाकी के 12 में आपको पढ़ना होता है।
लेकिन जब पी ब्लॉक स्टार्ट होगा तो आप लोग को साथ में पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले और आप अच्छे से समझ सके चैप्टरों को। उसके बाद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है बच्चों का काफ़ी, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों का सरदर्द माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्योंकि ये काफ़ी कंसेप्चुअल होता है और कनेक्टेड होता है। एक एक चीज़ कनेक्टेड होता है। अगर एक भी क्लास अगर ऑर्गेनिक के छोड़ते हैं तो आपको पूरी की पूरी ऑर्गेनिक समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी में रहते हैं तो आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगा। और एक बार अगर आप समझ गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो यकीन मानिए कि आपको कभी ज़िंदगी भर में आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसमें इसका बेस बनाता है आईपीएससी नोमेनक्लेचर, जीओसी 1, जीओसी 2, जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें फर्स्ट में जीओसी 1 में आपको बेसिक तैयार करके दिया जाता है। जीओसी 2 जो होता है उसमें आपको रिएक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है, कौन रिएक्शन का कैटेगरी क्या होता है, कैसे रिएक्ट करता है, इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर आप इसको पढ़ते हैं तो। हालांकि इसमें एक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आइसोमेरिज्म आता है। आइसोमेरिज्म के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये आपके सिलेबस में भी है, तो आइसोमेरिज्म को भी पढ़ना उतना ही ज़रूरत है जितना जीओसी को पढ़ना है। उसके बाद से हमारा ऑर्गेनिक का चैप्टर शुरू होता है हाइड्रोकार्बन, जो कि 11th का है। और इसमें हम लोग को एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है। और ये पढ़िएगा, एक बार पढ़ने के बाद आपको ऐसा समझ आएगा कि फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप रिवीजन के लिए आप दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद से इसमें जैसा कि मैंने जीओसी 2 के बारे में डिस्कशन किया था कि रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यही हम लोग जीओसी 2 में भी पढ़ सकते हैं और इसको चैप्टर वाइज भी देखेंगे ताकि एक बार रिवीजन हो जाएगा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में था। और ये केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये बायो में भी पढ़ाया जाता है आपको। तो आप कहीं एक जगह से पढ़ते हैं तो दोनों जगह का आपको क्लियर हो जाएगा। अगर बायो से पढ़ लेते हैं तो वहाँ से भी ये क्लियर हो जाएगा, और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको बायो का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने को मिलता है, वो काफ़ी सॉलिड स्टेट भी है। जो आपका 12 का पहला चैप्टर था फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट, वो चैप्टर न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया है और नीट के भी सिलेबस में नहीं है। लेकिन बीसीईसी बोर्ड क्या कर रहा है कि ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, तो इस वजह से आपको पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा चैप्टर है और आपको अगर मोल कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हैं 11th वाला तो ये आपको काफ़ी इजी लगेगा चैप्टर, उतना बहुत ज़्यादा भारी नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा कुछ लॉ वगैरह है उसको पढ़ना पड़ेगा, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए। और क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को ये कोलरोस लॉ जो होता है इसी में दिक्कत होता है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होता है क्योंकि वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है। अगर उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर मैं मानता हूँ कि और फिजिकल केमिस्ट्री का और पूरे केमिस्ट्री का कह सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर होता है वो सबसे ईजी चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती है। फर्स्ट ऑर्डर से सारे क्वेश्चन आते हैं और उसको पढ़ना काफ़ी इजी है। और उसके बाद से चैप्टर जब जाता है तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल होता है। बाकी इसके न्यूमेरिकल ज़्यादातर फर्स्ट लॉ जो होता है ना वहीं से आ जाता है। इसका रेट लॉ जो होता है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही आता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से इसका मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। सरफेस केमिस्ट्री पूरा थ्योरेटिकल है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी इसके पढ़ सकते हैं। ये न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया गया है लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में है, और हमारा बीसीईसी बोर्ड ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट चैप्टर मेटलर्जी है, इसको भी हमारा न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, लेकिन बीसीईसी बोर्ड ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करता है, तो ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये दोनों चैप्टर थ्योरेटिकल है। अगर इन दोनों चैप्टर के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो वो काफ़ी होगा इन चैप्टरों से स्कोर करने के लिए। पी ब्लॉक जैसा मैं बताया कि दोनों एक साथ पढ़ाई होगा 11th और 12th दोनों का। डी ब्लॉक एलिमेंट छोटा सा चैप्टर है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बस कुछ चीज़ें ही पढ़ने हैं, लिमिटेड चीज़ें पढ़ना है और वहीं से क्वेश्चन आता है। और
ये काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। बीसीएसई बोर्ड के हिसाब से डी एंड एफ ब्लॉक जो कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सबसे छोटा चैप्टर है और पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक से आता है। उसके बाद से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे कि इनऑर्गेनिक का बेस पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग जैसे बनाया था, वैसे भी केमिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसको आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ अगर नहीं समझ में आया तो पूरा चैप्टर नहीं समझ में आता है। फिर ऑर्गेनिक का हाइड्रोकार्बन के बाद से हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर है। ये छोटा सा चैप्टर है, इसको बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। अगर हाइड्रोकार्बन अच्छे से पढ़ें तो ये चैप्टर काफ़ी हद तक समझ में आ जाता है। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, ये भी उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा याद करने की चीज़ें हैं और समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी आपको ज़्यादातर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनिक का अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्वेश्चन इससे आते हैं और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसको काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जो कि आपको एमाइंस वगैरह भी पढ़ना होता है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, डाइजोनियम साल्ट से ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। बायोमोलिक्यूल्स को आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी में ही सबसे अच्छे तरीक़े से बायोमोलिक्यूल को समझाया गया है और लिमिटेड चीज़ ही हैं जिनको पढ़ना है और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि बायोमोलिक्यूल्स आपको बायो में भी पढ़ाया गया होगा, अगर बायो में पढ़ लेते हैं तो केमिस्ट्री का पढ़ने का उतना ज़रूरत नहीं है कि कहीं एक जगह पढ़ना ही सही रहता है। या तो बायो में अच्छे से डिटेल में पढ़ लें या फिर केमिस्ट्री में पढ़ लें। पॉलीमर में एक नोट्स आता है, 1 पेज या 2 पेज का मेरे पास नोट्स है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं से चीज़ें याद करनी है, सिर्फ चीज़ें वहीं, और वहीं से क्वेश्चन आएगा। उससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कुछ चीज़ें याद करनी है, वहीं से क्वेश्चन आएगा, वहीं से क्वेश्चन पूरा का पूरा बनेगा। एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में है। आप लोग इसको मैं इसके लिए भी नोट्स दे दूंगा आप लोगों को, जो कि 1 से 2 पेज में होंगे और उसको केवल रिवाइज करके आप एग्ज़ाम में चले जाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो दोस्तों ये था हमारा सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का डिस्कशन। आप लोग ये सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप अपने प्रिंट आउट करा के रख सकते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि सिलेबस पता होगा तभी आप आगे पढ़ सकते हैं। और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। चैनल का नाम है OTC 123। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। धन्यवाद।